जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर विनोद कुमार, आरपीएफ पोस्ट जगाधरी वर्कशॉप में आज आपके बीच चर्चा करूंगा आईपीसी के कुछ सेक्शंस के बारे में। क्योंकि आरपीएफ की ड्यूटी रेल संपत्ति की सुरक्षा करना, रेलवे यात्री की सुरक्षा, उसके सामान की सुरक्षा करना और रेल के परिचालन को की देखरेख करना, इस प्रकार का कार्य है कि उसमें परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई, इस प्रकार का क्राइम होता है तो आरपीएफ उसमें कार्रवाई करती है। इसलिए कुछ सेक्शन है जो जिसके बारे में आरपीएफ के बल सदस्यों को, जवानों को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। जिसमें कई बार हमको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है या कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि आरपीएफ तो लोक सेवा के रूप में मानी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 21 में परिभाषित किया गया, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन उसमें दी गई है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, कौन नहीं होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन पब्लिक सर्वेंट होगा। जिसमें पॉइंट नंबर 7 जिसमें बताया गया, सेक्शन 21 के पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने या रखने के लिए सशक्त हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को लाफुल्ली तरीके से प्रतिरोध यानी उसको रोकने के लिए अधिकृत है, सशक्त है, तो वह पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। यानी उसका कन्फाइनमेंट वो कर सकता है, पब्लिक सर्वेंट होकर आरपीएफ, आरपीपी एक्ट और रेलवे एक्ट दोनों में कार्रवाई करती। तो इस दौरान जो भी अपराधी पकड़ता है उसको प्रतिरोध करती है, उसको अपने पास रखती है, हवालात में भी डालती है। तो इस सेक्शन के अनुसार ये क्लियर है कि आरपीएफ रेल सेवक माने जाएंगे। 8वां नंबर है। 8 नंबर में बताया गया कि सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधियों की इतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, क्षेम या शुद्धता की संरक्षा करे। यानी कि इसमें बताया गया है कि सरकार का ऐसा अधिकारी जिसका ये कर्तव्य है, ड्यूटी होने के, अधिकारी होने के नाते उसकी ये ड्यूटी है कि अपराध की रोकथाम करे। यानी कोई अपराध होता है तो उसकी रोकथाम करे और अपराधियों को इतला दे। कोई अपराध हो जाता तो हम जैसे आरपीएफ अपनी ड्यूटी के दौरान क्या करती है, अगर कोई अपराध हो जाता है उसको संबंधित माननीय न्यायालय को इतला देती है कि इसने इस प्रकार का अपराध किया गया, या आईपीसी से संबंधित क्राइम होता है तो हम उसको लिखित में एक रिपोर्ट संबंधित थाने को प्रेषित करते हैं कि यहाँ जी इस प्रकार का अपराध हुआ है और ये पोजीशन उस अपराध की प्रकृति है। और अपराधी को न्याय के लिए उपस्थित करे, यानी माननीय न्यायालय के समक्ष अपराधी को उपस्थित करे ताकि माननीय न्यायालय उसके साथ न्याय करेगी, उसने अपराध किया उसको दंडित करे, इस प्रकार के लिए। और आरपीएफ, रेलवे एक्ट और आरपीएफ दोनों में इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। इसलिए इस पॉइंट के अनुसार भी आरपीएफ लोक सेवा के रूप में मानी जाएगी। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 82 आईपीसी, जिसमें बताया गया 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, यानी कि 7 वर्ष से कम आयु को कोई भी शिशु जिसका कोई कार्य अपराध हो, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी को क्षति हो, नुकसान हो, जो कि आईपीसी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता हो, तो भी उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 83 जिसमें बताया गया 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, यानी ऐसा बालक जिसकी उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच में हो, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता जो कि अपराध हो, तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु इसमें शर्त है कि अगर वो बालक 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में जो बालक है, अगर वो जानता है कि जो उसके द्वारा किया जा रहा जो कार्य है वो अपराध है, उससे किसी को नुकसान हो सकता है, तो उसका ये परिणाम है, तो वह बालक भी जो नाबालग है लेकिन वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ये सेक्शन में बताया गया। सेक्शन 84 में बताया गया विकृत व्यक्ति का कार्य, यानी एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि पागल व्यक्ति जिसका या उसकी समझ परिपक्व नहीं है, या किसी प्रकार का मेंटली जो डिस्टर्ब हो, जो भी कोई काम कर रहा हो उसको ये पता ही नहीं। जैसे कई व्यक्ति हम देखते हैं कि कहीं गया कचरा उठा के खा लिया या कहीं कुछ कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ये माना जाएगा, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिससे अपराध हो जाता है तो भी वो अपराधी नहीं माना जाएगा। कोई बात के अपराध होते हुए भी वो ऐसा व्यक्ति अपराधी के रूप में उसके नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सोचने समझने की पावर उसमें नहीं है, यानी असमर्थ है उस किए गए कार्य के परिणाम के संबंध में, जहाँ उसको जानकारी नहीं, इसलिए वो अपराधी नहीं माना जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं सेक्शन 107 आईपीसी, जिसमें है किसी बात का दुष्प्रेरण, यानी अबेंडमेंट ऑफ ए थिंग, यानी अबेंडमेंट दुष्प्रेरण यानी है उकसाना या प्रेरित करना। जो कोई व्यक्ति ये जानता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहूँगा जो कि अनलॉफुली है, यानी कि अगर उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है उसको स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो सकता है,
या किसी प्रकार की कोई छुट्टी हो सकती है, उसको कार्य करने के लिए मैं उसको बहलाऊँगा फुसलाऊँगा कि तू ये कार्य कर, तुझे होगा इलीगल रूप से, तो वो दुष्प्रेरण माना जाएगा। ऐसा इस सेक्शन में बताया गया है। आगे चर्चा करते हैं हम सेक्शन 120A यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें बताया गया कोई अवैध कार्य, मतलब कार्य अवैध हो और कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं, अवैध साधनों द्वारा करने या कराने को सम्मत हो, तब इस सम्मति का आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यानी आपराधिक षड्यंत्र से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी आपराधिक षड्यंत्र। हम अमूमन देखा जाता है कि कोई भी करीब जो भी क्राइम होते हैं उनमें पुलिस द्वारा 120A लगा दिया जाता है, तो उसको जानना आवश्यक है कि ये ज़्यादातर केसों में क्यों लगाया जाता है कि 2 व्यक्ति अगर जो मिलते हैं तो आपस में कोई क्राइम करने के लिए वो षड्यंत्र रचते पहले कि हमको ऐसे क्राइम करना है, तो हमको ऐसा इस प्रकार करना है, हमको ऐसे साधन लाने हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि वो करने के लिए तो वैध है कि वो कर सकता है, परंतु फिर भी अवैध साधनों से करता है, जो कि उस स्थान पर अवैध साधन को प्रयोग करता है, तो भी वो इस आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में माना जाएगा। आगे चर्चा करते हैं सेक्शन 166 IPC, जिसमें बताया गया कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी कि जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या इसे संभावित जानते हुए करेगा कि इस अवज्ञा से वह किसी ऐसे व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि इलीगल कार्य करता के आशय से, इलीगल कार्य करता हुआ कि किसी व्यक्ति को हर्ट करता है, उसके आशय से कोई कार्य करता है कि ऐसा अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा जो कि किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, लेकिन कानूनी रूप से वो इलीगल है, तो ऐसे लोक सेवक अपराधी माना जाएगा और उसकी सज़ा का प्रावधान इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 166A में बताया कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता, यानी कोई किसी लोक सेवक होते हुए जिसको यह आदेशित किया जाता है कि आप इस प्रकार का कार्य कीजिए जो कि विधि के अधीन है, लेकिन उसके बाद भी उसकी वो अवज्ञा करता है, यानी उस कानून को नहीं मानता, उसके अनुसार कार्रवाई नहीं करता, तो भी वो इस सेक्शन में दोषी माना जाएगा, जिसको इसमें दोषी पाए जाने पर 6 मास तक की सज़ा हो सकती है, जो खटार होगा कारावास में होते, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सके 2 वर्ष तक भी उस सज़ा हो सकती है, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन में उसका प्रावधान बताया गया। सेक्शन 166 है यानी B में बताया गया पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। अगर जो कोई अस्पताल सार्वजनिक या व्यक्तिगत, चाहे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति का संचालित हो, यानी किसी का भी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे किसी को नर्सिंग होम हो, का भार साधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1974 के 2 की धारा 357 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो। यानी किसी का अगर किसी पीड़ित व्यक्ति का इलाज नहीं करता, कोई हॉस्पिटल मना करता है कि मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, तो उसका प्रावधान भी इस कानून में दिया गया है कि वो भी सज़ा का हकदार है। तो इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल का या उसके निदेशक का ये कार्य है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में आता है और अगर उसको किसी प्रकार की अन्यथा कोई चीज़ प्रतीत नहीं होती है, तो वो इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। अगला सेक्शन है 167, जिसमें बताया कि लोक सेवक जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, यानी कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट होते हुए कोई ऐसा फर्जी दस्तावेज बनाता है जो कि इलीगल है, और वो जो ये जानता है कि अगर मैं ऐसा किसी प्रकार के न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष पेश करूंगा तो इससे किसी अमुक व्यक्ति का नुकसान हो सकता, उसको क्षतिकारित हो सकता है, ये जानते हुए अगर पेश करेगा कि इलीगल है और झूठा है, फर्जी है, तो वो लोक सेवक किसी व्यक्ति क्षतिकारी को दोनों में किसी भांति करार जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो, या 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, जिस सेक्शन में प्रावधान है। आगे बात करें सेक्शन 168, जिसमें बताया कि लोक सेवक जो विधि विरोध रूप में व्यापार में लगता है, यानी कि कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आपत्त होते हुए कि व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई लोक सेवक है जो कार्य कर रहा है, जैसे हम RPF के बल सदस्य, हमको इस ड्यूटी के अतिरिक्त हम किसी भी प्रकार के व्यापार में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, ना ही ड्यूटी के अतिरिक्त कोई व्यापार करेंगे।
अगर फिर भी हम किसी व्यापार करते हैं और उसमें हमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ 1 वर्ष तक की सज़ा होगी और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, जो कि इस सेक्शन में बताया गया है। आगे आईपीसी के चैप्टर 10 की धारा 172 से 190 तक बताया गया है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकारी अवमान के विषय में, यानी किसी लोक अधिकारी को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को वो सम्मान दे के बुलाए या फिर कोई सम्मान की तामील करता है या फिर कोई लोक सेवक होने के नाते ऐसा आदेश जारी करता है कि वो किसी व्यक्ति पर लागू है और उसको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, या कोई दस्तावेज है जो वो पेश नहीं कर पा रहा जिसको व्यक्ति से वो, यानी हम एक जांच कर रहे हैं, जांच करने के नाते हम किसी व्यक्ति से आशा करते हैं कि आप एक हमको ऐसा वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है वो हमको पेश करें ताकि हम अपनी जांच कार्रवाई करें। अगर वो पेश करने होते हुए भी, उसके पास दस्तावेज होते हुए भी अगर पेश करने में विफल होता है तो वो भी उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई लाई जाएगी। और सेक्शन 180, जिसमें 180 सेक्शन बताया खतन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, यानी कोई व्यक्ति स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से अगर इनकार करता है तो वो भी कानून के तहत अपराधी माना जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई व्यक्ति स्टेटमेंट अपना दर्ज कराता है और वो व्यक्ति अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप अमल में ला सकते हो, ऐसा प्रावधान इसमें बताया गया है। सेक्शन 174 में बताया गया है कि लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहने किसी व्यक्ति को हम एक लोक सेवक और एक जांच अधिकारी होने के नाते सम्मन जारी करते कि आप फलाने दिन अमुक जगह पर उपस्थित हो और इस दस्तावेज के साथ अगर उपस्थित हो। अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है या दस्तावेज पेश नहीं करता तो भी उसके खिलाफ कानून में प्रावधान है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस चैप्टर की सेक्शन 177 में बताया मिथ्या इतला देना, यानी कोई अगर पुलिस को या किसी प्राधिकृत अधिकारी को झूठी सूचना देगा तो भी वो अपराधी माना जाएगा, इसमें बताया गया जिसकी सज़ा 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी एक एग्जाम्पल देखते, एक भूधारक यानी एक व्यक्ति है जिसके खेत के अंदर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है और जिसको वो जानता है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन फिर भी वो मजिस्ट्रेट को जाके बताता है जी मेरा खेत था, उसमें मैं उपस्थित था और इसको सांप ने काटा, इस कारण इसकी मृत्यु हुई है, तो वो मिथ्या सूचना देना होगा। तो ऐसा अगर व्यक्ति कार्य करता है तो वो उसका अपराध माना जाएगा और इस धारा के तहत वो दंडनीय है। सेक्शन 186 में बताया गया कि लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, अगर यानी कि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति जो उसका कर्तव्य है कि वो इस प्रकार का कोई कार्य करे जिसमें कोई अन्य व्यक्ति अगर बाधा उत्पन्न करता है, उसको कार्य करने नहीं देता है, तो भी वह उसमें इस धारा 186 में दंडनीय बताया गया है, जिसमें 3 माह तक की सज़ा या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 189 में बताया गया कि अगर कोई लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देता है, यानी कोई व्यक्ति को ज्ञान है, पूर्णतः ज्ञान है कि वह व्यक्ति लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, उसके बावजूद भी उसको अपने कर्तव्य करने से वो धमकी देता है, किसी प्रकार की क्षति कारित करने के लिए थ्रेट करता है, तो भी वह इस सेक्शन में अपराधी माना जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी के चैप्टर 11 में सेक्शन 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 आदि में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर फर्जी, मिथ्या, फाल्स अगर स्टेटमेंट देता है तो वो भी दोषी माना जाएगा, भले ही वो हमारे सामने दे रहा हो, मौखिक रूप से दे रहा हो या फिर लिखित रूप में दे रहा हो। जैसे माननीय न्यायालय में हमारे कई गवाह हॉस्टलाइज होता है, लेकिन हमारे पास कुछ और बोल रहा, वहाँ जाके कुछ और बोल देता, तो हमें अगर ये साबित कर दे कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय में ये बोला गया वो स्टेटमेंट मिथ्या है, झूठा है, इसके क्राइम के साथ उसके द्वारा जो स्टेटमेंट हमको दिया गया था वो एकदम सही है और उसको साबित कर दे, उसके अनुसार भी उसको सज़ा का हकदार होगा। यानी जो व्यक्ति जाके कोर्ट में झूठ बोलता है, मिथ्या कथन करता है, तो उसको भी हम सज़ा दिला सकते हैं। इस धारा के इस चैप्टर में इन धाराओं में बताया गया है। जय हिंद।